हेलो एंड वेलकम टू स्टिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जिसमें केमिकल, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का कम से कम यूज किया जाता है और उनकी जगह ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर्स का, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट का, बायो एजेंट्स का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, जैसे कि कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे। मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत सारे अमाउंट में यूज की जाती है एज बायो फर्टिलाइजर्स। टर्मरिक और नीम लीव्स को यूज किया जाता है पेस्टिसाइड वगैरह की जगह पे, क्योंकि एक तो ये नेचुरल अल्टरनेटिव्स हैं और ये भी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने का काम अच्छे से करते हैं स्टोरेज में। और साथ के साथ क्रॉपिंग के अलग अलग पैटर्न्स को अडेप्ट किया जाता है, जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशंस। ये सब करने के कुछ की फैक्टर्स होते हैं। पहले तो ये देखा जाता है कि सॉइल की लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके बाय द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। सेकेंड, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स को इनडायरेक्टली रिप्लेनिश करा जाए बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाई जाए, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस किए जाएं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करें। और क्रॉपिंग के साथ ही साथ लाइफ स्टॉक को भी मैनेज किया जाए, जिसकी वजह से एक एग्रीकल्चरल ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। अभी के कुछ रिसेंट टाइम्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि पॉल्यूशन वगैरह नहीं कॉज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए केमिकल एंड आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स को, और उनकी जगह नेचुरल चीज़ों को यूज़ किया जाए तो वो बेटर है ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट और सबकी हेल्थ के लिए। और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग केपेबल भी है टू मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्रो इकोसिस्टम। और लोग को ये भी समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिजनेसेस करके आप उसको एक्सपोर्ट मार्केट में भी टैप कर सकते हो। अब ये तो हम चले गए थोड़ा सा इकोनॉमी साइड पे। अगर बायो फर्टिलाइजर्स की बात की जाए तो बायो फर्टिलाइजर्स में बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की। उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, लेट्स से एजोटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया। राइजोबियम बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये एक्चुअली लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पल्सेस वगैरह है, उनकी रूट नोड्यूल्स में रहता है और एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जितनी भी एलिमेंटल नाइट्रोजन है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करता है। मतलब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल की नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके रिप्लेनिश कर देता है। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए? एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एनाबीना, नॉस्टॉक, एस्परजिलस एंड मेनी मोर। इसके अलावा माइकोराइजा एक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक एसोसिएशन बनता है जिसमें फंजाई और रूट्स एक साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, जिसकी वजह से प्लांट का वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक का रेट बढ़ जाता है। सो इट आल्सो वर्क्स एज अ नेचुरल सप्लीमेंट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। इसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे इरिगेशन के बारे में। हालांकि इरिगेशन के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो इरिगेशन सबको पता है। इरिगेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर सप्लाई किया जाता है प्लांट्स को जो कि फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। बट इरिगेशन कराने के कुछ की पर्पसेज होते हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला कि एक तो इरिगेशन करने से प्लांट्स को दो बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर H2O ही होता है बेसिकली। सेकंड, ये सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सीड का जर्मिनेशन और अच्छे से फैसिलिटेट हो पाता है। ये प्लांट रूट्स को ग्रोथ और इलोंगेशन कराने में हेल्प करता है। फिर इरिगेशन कराने की वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है। फिर एक चीज और, इरिगेशन की मदद से जितने भी सीरियल क्रॉप प्लांट्स हैं उनमें एरियल ब्रांचेस का नंबर बढ़ता है, जिसे बोला जाता है टिलर्स, और इसकी वजह से ओवरऑल सीरियल्स की ग्रोथ या फिर उनकी यील्ड में इंक्रीज देखने को मिलता है। बट इरिगेशन से अपने पर्पस फुलफिल करने तक की बात तो ठीक है, इसके बाद ये भी जरूरी है कि हम लोग वाटर को जुडिशियसली यूज करें, हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट ना करें किसी भी रिसोर्स को, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन एम रहा है हमारी मॉडर्न सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। तो इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? प्रॉपर सिलेक्शन फॉर द क्रॉपिंग सिस्टम फॉर इरिगेशन, मतलब इरिगेशन तो आप करा रहे हो, बट क्या आप लोगों ने क्रॉप्स को एक ऑप्टिमम, एक एफिशिएंट सिस्टम में लगा रखा है? फिर उसके बाद ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर की प्रॉपर क्वांटिटी का सप्लाई किया जाना। इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी क्रॉप को कितना वाटर चाहिए, ताकि वाटर वेस्ट ना हो और वाटर के कम रह जाने की वजह से आपकी पूरी क्रॉपिंग ही वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि नुकसान दोनों ही चीज में है। थर्ड, वीड्स को अंडर कंट्रोल रखना। वीड्स मतलब जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं, जिसे हम जंगली पौधा कह देते हैं, जो क्रॉप्स के साथ उगने लग जाता है, वो भी वाटर पे फीड करता है। तो इरिगेशन में आपका पानी जो है वो बेकार की चीजों में वेस्ट ना हो, इसलिए आप लोगों को वीड भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जितने भी पेस्ट हैं उनको कंट्रोल में रखना, और बाय शेड्यूलिंग द टाइम ऑफ इरिगेशन ऑपरेशंस, मतलब इरिगेशन जब आप करा रहे हो तो उसके टाइम शेड्यूल्ड और ऑप्टिमम होने चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इरिगेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन से मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग प्लांट्स को इरिगेट करते हैं इन द डिफरेंट रीजन्स एंड कंडीशंस। सो मिलता हूं मैं आप लोग को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये इरिगेशन का जो थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ये समझ में आया हो। किसी को कोई भी डाउट है तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।